दोस्तों नमस्कार। मैं आज पुनः आपके बीच में उपस्थित हूं। और दोस्तों मैं बता दूं कि आज पॉलिटी का उस सेक्शन को आगे बढ़ाने का वीडियो होगा जो लास्ट में हम लोगों ने लगभग वह सारी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत सभी प्रकार के अधिकारों को हमने पढ़ा था। दोस्तों उसमें हमने देखा था कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अनुच्छेद 19 वन ए, अनुच्छेद 19 वन बी, 19 वन सी, 19 वन डी, 19 वन ई, एफ, जी तक मैंने देखा था। और मैं आपको बता दूं कि वह काफी शॉर्टकट में हमारी वीडियो थी और काफी बेहतर ढंग से आपको बताने का हमने प्रयास किया था। आपके तरफ से यह प्रशंसा भी सुनकर मुझे काफी खुशी हुई कि आपने उसे पसंद किया है। तो दोस्तों हमने मौलिक अधिकार के अंतर्गत फंडामेंटल राइट के अंतर्गत अनुच्छेद 19 तक पढ़ लिया था। अब हम अनुच्छेद 20 को आज प्रारंभ कर रहे हैं। पॉलिटी संविधान एक समझ के अंतर्गत, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत एक ऐसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा रहे हैं जो फंडामेंटल राइट से जुड़ी हुई है, जो आपके अधिकारों से जुड़ी हुई है। दोस्तों हमारा आज का जो आर्टिकल है वह स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 20 के संबंधों को परिभाषित करेगा, अनुच्छेद 21 के संबंधों को परिभाषित करेगा। तो शुरुआत दोस्तों हम आज कर रहे हैं अनुच्छेद 20 के अंतर्गत जो व्यवस्था हमें प्राप्त है संविधान के अंतर्गत वो क्या कहता है, उसी को लेकर आज हमने वीडियो आपके सामने रखने का प्रयास किया है। और दोस्तों ये अनुच्छेद 20 क्या कहता है? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अर्थात एक व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं होगा जब तक वह कोई अपराध न किया हो। अर्थात बिना अपराध का कोई व्यक्ति अपराधी नहीं माना जाएगा, यह बात इसमें उल्लेखित है। और इसी के अंतर्गत दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 20 को 3 भागों में बांटा गया है और 3 भागों में बांटकर आपको संरक्षित करने का प्रयास किया गया है, आपके अधिकारों को संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। और ये क्या है? जिसमें हमने अनुच्छेद 20(1), 20(2) और 20(3) को तीनों अलग अलग रूपों में आपके सामने हम रखने का प्रयास करे हैं। जिसमें हम देख पा रहे हैं दोस्तों, पहला कह रहा है 20(1), कोई व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा, ध्यानपूर्वक और ध्यान से समझ लेंगे इस चीज को, कोई व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक कि वह किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। अर्थात किसी भी प्रकार से कोई अगर कानून हमारे देश में संचालित है, यदि आप किसी कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं तो आप अपराधी नहीं हो सकते हैं, आपको अपराधी नहीं माना जा सकता है। इसलिए हमारा अनुच्छेद 20(1) हमें इस प्रकार से चीजों को लेकर संरक्षित किया हुआ है, हमारे अधिकारों को संरक्षित किया हुआ है कि भारत में कोई भी संस्था या कोई भी व्यवस्था हमें तब तक अपराधी नहीं मान सकती है जब तक कि मैं किसी कानून का उल्लंघन न किया हूं। दोस्तों इसी प्रकार से अनुच्छेद 20(2) क्या कहता है, इसको ध्यान रखेंगे कि सब के सब ये अनुच्छेद 20 से ही रिलेटेड है। अनुच्छेद 20(2) कहता है किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए, मतलब एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों मतलब यह हुआ कि कोई व्यक्ति एक अपराध कर लिया हो, उस अपराध के बदले उसे एक बार अभियोजित किया जाएगा या एक ही बार दंडित किया जाएगा, उसे बार बार एक ही अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। इसका भी संरक्षण दिया गया है कि कहीं से भी पुलिस या कोई प्रशासन किसी एक व्यक्ति के एक अपराध के खिलाफ न कई बार दंडित कर सकता है और न ही कई बार अभियोजित बना सकता है। तो दोस्तों इस बात के लिए आपको संरक्षण है कि कोई व्यक्ति एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार दंडित हो सकता है और इसे कहा जाता है दोहरा जोखिम या दोहरा संकट का सिद्धांत। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हमारे मौलिक अधिकारों में दोहरा संकट का सिद्धांत क्या है या दोहरा जोखिम का सिद्धांत क्या है। तो उसमें दोस्तों आपको बताना होगा दोहरा जोखिम या दोहरा संकट का सिद्धांत उसे ही कहते हैं जब किसी अपराधी को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है तो उसे हम दोहरा जोखिम या दोहरा संकट का सिद्धांत कहते हैं। दोस्तों हमारा 20(3) क्या कहता है, जब उसको हम देखने का प्रयास करेंगे तो यहां देख लेंगे, कह रहा है इसके अनुसार किसी व्यक्ति या अपराधी
को अपने विरुद्ध साक्ष्य के लिए विवश नहीं किया जाएगा। मतलब दोस्तों कि किसी भी अपराधी को उससे जबरदस्ती अपने विरुद्ध साक्ष्य वगुलवाने या साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। हाँ, एक व्यक्ति जरूर, एक बात उसमें जरूर कहा गया है कि वह व्यक्ति या वह अपराधी चाहे तो स्वेच्छा से अपने खिलाफ साक्ष्य दे सकता है, स्वेच्छा से दे सकता है, जबरदस्ती मार पीट कर या किसी भी तरह से उसे प्रताड़ित करके उससे साक्ष्य नहीं लिया जा सकता है। इस बात पर प्रतिबंधित किया हुआ है और इसी के अंतर्गत एक सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी है। वो क्या कहता है, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010 का यह मामला है। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी अभियुक्त का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी या ब्रेन प्रिंटिंग परीक्षण वर्जित किया गया है। मतलब कि किसी को अपराधी घोषित करने के लिए बार बार उस पर नार्को टेस्ट करा लें, बार बार पॉलीग्राफी का सहारा ले लें, ब्रेन प्रिंटिंग का सहारा ले लें। दोस्तों ये सभी कार्य अपराधी के खिलाफ एक कानूनी अपराध है और ऐसा नहीं किया जा सकता है। हाँ, हालांकि एक बात जरूर इसमें कही गई है कि अगर कोर्ट के आदेशानुसार, किसी न्यायपालिका के आदेशानुसार किसी अपराधी के विरुद्ध, जो अपराधी जघन्य अपराध किया हो या बर्बर अपराध किया हो या लगातार वह अपराध के संगठनात्मक अपराध से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे अपराधी के खिलाफ कोर्ट के आदेशानुसार ब्रेन प्रिंटिंग हो सकती है, पॉलीग्राफी हो सकती है या उसके लिए नार्को टेस्ट जैसी व्यवस्था या सुविधा का उपयोग करते हुए सच्चाई को जानने का प्रयास हो सकता है। लेकिन यह सब भी कराने से पहले कोर्ट के आर्डर की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों हमारा 20 जो अनुच्छेद था वो सिर्फ इस बात का उल्लेखित कर रहा था कि हम कैसे एक अपराधी होने से बचे रहेंगे या फिर हम यदि कोई अपराध करते हैं तो हमें किस प्रकार से एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है, या तब तक हम अपराधी नहीं हो सकते हैं जब तक कि हम किसी कानून का उल्लंघन नहीं किए हुए हैं। दोस्तों इसी के साथ हम अनुच्छेद 21वां की तरफ बढ़ते हैं और अब देखते हैं 21 आर्टिकल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत 20 के बाद अनुच्छेद 21 आगे जो बढ़ रहा है उसमें कह रहा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। पहले तो आप जान लें दोस्तों कि अनुच्छेद 21 सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है जिसे भारतीयों को और एक एज ए विदेशी के तौर पर भारत में रहने वाले व्यक्तियों को भी प्राप्त है। दोस्तों मैं बता दूं कि अनुच्छेद 21 की व्याख्या बहुत ही बड़ी है। अनुच्छेद 21 की संवैधानिक महत्व बहुत ही विशाल है और अनुच्छेद 21 में एक तरह से उन सभी बातों का उल्लेख भी माना जाता है जो संविधान में नहीं लिखा हुआ है, जो संविधान में नहीं किया हुआ है। अर्थात मैं एक लाइन में आपको बता दूं कि अनुच्छेद 21 में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि जो अधिकार आपको प्राप्त नहीं है, संविधान में लिखित रूप से जो अधिकार प्राप्त नहीं है, वह भी अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल माना जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 21 कितना व्यापक है, कितना विशाल है और कितना विस्तृत है। तो दोस्तों मैं इसको पहले डिफाइन करने के लिए आपको बता दूं कि इसमें लिखा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात आपके प्राण की स्वतंत्रता दी गई है, आपके शरीर की रक्षा की स्वतंत्रता दी गई है, आपके शरीर को संरक्षित करने की स्वतंत्रता है, आपके प्राण को संरक्षित करने की स्वतंत्रता है। मैं आपको बता दूं कि एक कहानी इसमें बताया जाता है कि दो व्यक्ति किसी दूर सुदूर इलाके में चले गए हों और वहां पे कुछ न खाने की परिस्थिति में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारकर खा जाता हो, तो दोस्तों उस व्यक्ति के द्वारा अपराध नहीं किया गया माना जाता है, क्योंकि दोस्तों हर व्यक्तियों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। लेकिन मारने वाले व्यक्ति को यह प्रूफ करना पड़ेगा कि हम मारकर तभी खाए हैं जब मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, जब मैं मरने के कगार पर पहुंच गया था, मैं भूख के मारे रह नहीं पा रहा था, अगर मैं ये मार कर नहीं खाता तो मैं मर जाता, इसलिए भी हमें मारना जरूरी था और हम मारकर अपने शरीर की रक्षा कर पाए, हम मारकर अपने प्राण की रक्षा कर पाए। तो दोस्तों आप इससे, इस छोटी सी कहानी से आप समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 21 को कितना महत्व दिया गया है और उसी महत्व के अंतर्गत हम चीजों को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं
इसमें कुछ नोट्स मैं आपको लिखाया हूं। पहला नोट्स क्या कहता है उसको देख लें। किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। अर्थात एक व्यक्ति को उसके प्राण लेने के लिए आप देखते होंगे फांसी की सजा दे दी जाती है, उसके शरीर को जेल में आजीवन बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार के व्यवस्था उसके प्राण को या उसके शरीर से उसको वंचित कर देता है। दोस्तों, कहा गया है कि भारत में कि ऐसा अधिकार जो हर व्यक्तियों को प्राप्त है, उस व्यक्ति से यह अधिकार अगर वंचित करना हो तो विधि द्वारा प्रक्रिया जो अपनाई गई है, जिसमें अनुच्छेद 14 का समावेश भी हो, उसके अंतर्गत ही युक्ति युक्त तरीके से किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। मतलब कि एक बहुत कठिन प्रक्रिया है। वैसे तो सामान्य तौर पर हम बता सकें आपको कि यह जीवन जीने का अधिकार के साथ जुड़ा हुआ है, और जीवन जीने के अधिकार में आपको मरने का अधिकार शामिल नहीं है। फिर भी हमारे देश में युक्ति युक्त प्रक्रिया के द्वारा, विधि की प्रक्रिया के द्वारा, जिसमें अनुच्छेद 14 का समावेश हो, उसके अंतर्गत किसी व्यक्ति से उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को छीना जा सकता है। दोस्तों, मैं बता दूं कि दूसरा आर्टिकल क्या कहता है। अनुच्छेद 21 में विधायिका और कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया है। मतलब कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कोई भी देश की विधायिका हो या देश की कोई भी कार्यपालिका हो, आपके अधिकारों से आपको वंचित न कर सके, इसलिए अनुच्छेद 21 का सहारा आपको दिया गया है। इसलिए अनुच्छेद 21 में आपको मौलिक अधिकारों को दिया गया है। मतलब हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका और विधायिका के विरुद्ध आपको अनुच्छेद 21 का अधिकार प्राप्त है, जिसको लेकर आप न्यायपालिका जाते हैं, जिसको लेकर आप भारत में संरक्षित महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। यह अधिकार फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत अनुच्छेद 21 में आपके लिए सुरक्षित रख दिया गया है। और तीसरा नोट क्या कहता है दोस्तों, यह अधिकार अमेरिका में नैसर्गिक अधिकार है, किंतु भारत में ऐसा माना जाता है। दोस्तों, मैं बता दूं कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ के अंतर्गत एक बहुत व्यापक वाद है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बातों का उल्लेख किया है। उसी में एक उल्लेख यह भी किया था कि भारत में जो जीवन जीने का अधिकार है और अमेरिका के संविधान में जो जीवन जीने का अधिकार है, वह एक जैसा तो नहीं है, क्योंकि अमेरिका में जीवन जीने के अधिकार को, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को नैसर्गिक और प्राकृतिक अधिकार माना जाता है। लेकिन भारत में दोस्तों इसे नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकार नहीं मानकर उसके जैसा माना जाता है। मतलब भारत में किसी व्यक्ति के खिलाफ प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार को कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए बाधित किया जा सकता है या उसको वंचित किया जा सकता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं किया जा सकता है। मतलब कि अमेरिका में किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार को छीना नहीं जा सकता है। लेकिन भारत में लोक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए युक्ति युक्त तरीके से, जिसमें विधि का संरक्षण अर्थात अनुच्छेद 14 का उसमें समावेश हो, उसको आधार बनाकर उससे वंचित किया जा सकता है। मतलब हम कह सकें कि हमारे देश में जीवन जीने का अधिकार भी बहुत व्यापक है। हमारे देश में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी बहुत अधिक मिला हुआ है। उसे अमेरिका के नैसर्गिक जो अधिकार है उसके जैसा समझा जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि इसकी व्यापकता को एक वीडियो में बताना संभव नहीं है, लेकिन मैं निश्चित तौर पे उस बात का उल्लेख करते हुए चल रहा हूं जो प्रश्न के इर्द गिर्द दिखाई देता है या जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों मैं बता दूं कि अनुच्छेद 21 को लेकर हमने 4 वाद लिखा है। 4 फैसले जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, उन फैसलों का उल्लेख मैं दे पाया हूं और इन्हीं फैसलों पर आधारित आपके प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ज्यादातर प्रश्न इन्हीं फैसलों से जुड़े हुए रहते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि एक मैंने दिया है मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। केस जो है 1978 का है और मेनका गांधी एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। मेनका गांधी के याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 को बहुत ही व्यापक माना था
और इसका स्वाभाविक अर्थ लगाने की बात कहा था। और उसमें बहुत सारे फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी के मामले में सुनवाया था, जिसमें विदेश जाने का अधिकार भी शामिल किया था। दोस्तों, इसमें एक व्यक्ति को स्वच्छ पानी तथा स्वच्छ भोजन की भी व्यवस्था का अधिकार दे रखा है। दोस्तों, देश में कहीं भी आने जाने के साथ देश में कई प्रकार के अधिकारों को एक व्यक्ति को प्रदान कर दिया गया है। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत मैं बता दूं कि मेनका गांधी के ही मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों में या संविधान में उल्लेखित नहीं है, उन सभी अधिकारों को अनुच्छेद 21 में समाहित माना जा सकता है, अनुच्छेद 21 में शामिल माना जा सकता है। दोस्तों, मैं बता दूं कि इसमें एकांतता का अधिकार है, शिक्षा पाने का अधिकार है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, निःशुल्क विधि सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, सामग्री का अधिकार है, इत्यादि प्रकार के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मेनका गांधी के मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का उल्लेख किया था। दोस्तों, उसी के साथ मैं एक सुचेता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ का मामला मैं बता दूं कि यह भी अनुच्छेद 21 से ही जुड़ा हुआ है। सुचेता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ के मामले में सन 2010 में फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया और उस फैसले के अंतर्गत किसी भी महिला को बच्चा पैदा करने का अधिकार है, चाहे तो महिला बच्चा पैदा करे या न करे, यह उसके मौलिक अधिकारों में शामिल है। यह फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 को ही ध्यान में रखते हुए किया था और यह 2010 का मामला है। 2010 में यह फैसला आया था। दोस्तों, इसी के अंतर्गत दो और मामले में सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 21 पर आधारित मैं लिखा हूं, जिसमें निजता का एक अधिकार है जो 2017 में इस फैसले को सुनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत, और ये बहुत बड़ा फैसला है। दोस्तों, इस फैसले को 2009 में सुनवाते समय 9 जजों की टीम संवैधानिक पीठ बैठी थी और सर्वसम्मति से फैसला आया था। उस समय जेएस खेहर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे और पुट्टा स्वामी मामला है, ये 2017 में पुट्टा स्वामी मामले पर यह फैसला दिया जा रहा था और सर्वसम्मति से फैसले जो दिए जा रहे थे उसमें भारत के नागरिकों को निजता का अधिकार भी प्रदान कर दिया गया और यह कहा गया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जैसा ही निजता का अधिकार है जो व्यक्ति के जीवन के साथ जुड़ा रहता है। इसमें चंद्रचूड़ साहब जो इस समय के चीफ जस्टिस हैं, चंद्रचूड़ साहब का एक बयान भी बहुत चर्चित हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत के हर नागरिकों को एक फंडामेंटल राइट के तौर पर एक जीवन के अधिकार के अंतर्गत निजता का अधिकार भी उसके जीवन में शामिल है। और वही चंद्रचूड़ साहब जो इस समय के चीफ जस्टिस हैं, जबकि उनके पिता श्री डीवाई चंद्रचूड़ साहब जब चीफ जस्टिस हुआ करते थे तो उन्होंने इसी मामले को, निजता के अधिकार के मामले को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखने से मना कर दिया था। जबकि उन्हीं के पुत्र वाईडी चंद्रचूड़ साहब जब इस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं तो उन्होंने जजों के साथ टीम के पैनल में शामिल थे और उन्होंने अपने पिताजी के जो पुराने स्टेटमेंट थे उसके विपरीत जाकर निजता के अधिकार को जीवन के अधिकार के साथ जोड़ दिया था, निजता के अधिकार को मौलिक अधिकारों के साथ जोड़ दिया था और उसमें यह बताया था कि ये जीवन जीने के साथ अर्थात मौलिक अधिकारों के साथ जुड़ा हुआ एक अधिकार है जिसे व्यक्ति से अलग नहीं किया जा सकता है। प्राइवेसी राइट कहा जाता है। दोस्तों, यह निजता के अधिकार किसी भी व्यक्ति को छीनने का अधिकार प्राप्त नहीं है, किसी भी व्यक्ति को आपके प्राइवेसी को भंग करने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार 2017 से हर व्यक्तियों को प्राप्त है। अब हम देखते हैं दोस्तों एक और इसमें जीवन जीने का अधिकार, काफी महत्वपूर्ण अधिकार है दोस्तों। अनुच्छेद 21 में ही जीवन जीने का अधिकार को शामिल माना जाता है और इसके लिए फैसला 2018 में सुनाया गया था। मैं आपको बता दूं कि दीपक मिश्रा इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे। दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में 5 जजों की टीम ने इस फैसले को सुनाया था। मैं आपको बता दूं कि यह जीवन जीने का अधिकार हर किसी का अधिकार है। यह अधिकार हमारे संविधान में पहले से माना जाता रहा है, लेकिन हमारे देश में सिर्फ जीवन जीने का अधिकार प्राप्त था, मरने का अधिकार प्राप्त नहीं था। आपको मैं बता दूं कि आईपीसी की धारा 309 के अंतर्गत भी भारत में सिर्फ जीवन जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार प्राप्त नहीं है।
अर्थात आईपीसी की धारा 309 भी मरने के अधिकार से रोक लगाती है। दोस्तों, एक संत ऑगस्टाइन नाम के महान व्यक्ति हुआ करते थे, विचारक हुआ करते थे, दार्शनिक हुआ करते थे। उन्होंने भी कहा था कि आत्महत्या अर्थात मरने का अधिकार, आत्महत्या अपने प्रति, समाज के प्रति और देश के प्रति या परिवार के प्रति एक कह सकते हैं कायरता है, एक महापाप है, जिसके अंतर्गत उनका यह कहना था या सबका यह मानना होता है कि मरने का अधिकार किसी को नहीं मिलना चाहिए। फिर भी हमारे सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई इस पर होती रही और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के उपरांत एक फैसला 2018 में आया। और फैसला क्या था कि दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में यह फैसला हुआ और फैसला में यह हुआ कि दो प्रकार के मरने का अधिकार होता है दोस्तों। एक होता है पैसिव यूथेनेसिया और दूसरा होता है एक्टिव यूथेनेसिया। यह फैसला जो आया था एनजीओ कॉमन काज की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था। एनजीओ कॉमन काज की याचिका पर सुनवाई करते हुए 2018 में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में यह फैसला आया। और फैसला क्या आया, मैं यहां समझा दूं आपको कि एक्टिव यूथेनेसिया का अधिकार भारत में नहीं दिया गया। एक्टिव यूथेनेसिया क्या कहता है दोस्तों कि आप जब चाहेंगे, जहां चाहेंगे, अगर मरने की इच्छा आपके अंदर हो तो आप मर सकते हैं। आपको अपना प्राण त्यागने का अधिकार है और इसे कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता है या इस पर रोक नहीं लगाया जा सकता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में एक्टिव यूथेनेसिया का अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में पैसिव यूथेनेसिया का अधिकार प्राप्त है। और पैसिव यूथेनेसिया क्या होता है दोस्तों, मैं कहिएगा तो इसको अलग से एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन यहां मैं समझा रहा हूं कि पैसिव यूथेनेसिया भारत में प्रदान किया गया और इसके अंतर्गत इच्छा मृत्यु या मरने का अधिकार तो दिया गया, लेकिन हर व्यक्ति को मरने का अधिकार प्राप्त नहीं है। एक्टिव यूथेनेसिया नहीं है और पैसिव यूथेनेसिया प्राप्त है। अर्थात पैसिव यूथेनेसिया के अंतर्गत एक व्यक्ति जो मरणासन पर पड़ा हुआ हो, जीवन और मरने के बीच संघर्ष कर रहा हो, लाइलाज बीमारी से ग्रसित हो, डॉक्टर उसे ठीक न होने का सलाह दे चुका हो, परिवार भी उसके इस बात से सहमत हो और उस व्यक्ति के अंदर भी मरने की इच्छा हो, तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को जो मरणासन पर पड़ा हुआ हो, आईसीयू में पड़ा हुआ हो, उस व्यक्ति के ऊपर से जीवन रक्षक उपकरणों को हटा दिया जाए। अर्थात वह व्यक्ति जीवन रक्षक उपकरणों से जी रहा हो, सामान्य पोजीशन में वो व्यक्ति नहीं जी सकता हो, तो उस व्यक्ति के ऊपर से जीवन रक्षक उपकरणों को हटाकर उस व्यक्ति को ससम्मानित मरने का अधिकार दिया जाए, उसे ससम्मानित मरने का अवसर दिया जाए। हमारे सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की टीम ने इसी मरने की अधिकार को या इच्छा मृत्यु को सिर्फ दे रखा है भारत में, और सामान्य व्यक्ति को भारत में मरने का अधिकार नहीं है। इस बात का उल्लेख आप कर लीजिए। दोस्तों, मैं बता दूं कि हमारा एक वीडियो बहुत पहले गया था जो जीवन जीने के अधिकार के संबंध में था, मरने के अधिकार के संबंध में था। इसकी व्याख्या और डिटेल फॉर्म में हम उसको बताए थे कि वो कैसा फैसला था और उसके अंतर्गत क्या हो पाया है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा देखें कि जीवन जीने का अधिकार 2018 के फैसले से संबंधित है। अब हम अनुच्छेद 21 के को एक और भी इसमें आर्टिकल है जो अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत जाना जाता है। पहले मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 21 क जोड़ा कब किया गया। अनुच्छेद 21 क 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया था और अनुच्छेद 21 क जोड़कर उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया गया था। दोस्तों, मैं बता दूं कि भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की जो व्यवस्था थी वह नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 45 में दर्ज था। जो नीति निर्देशक तत्व था और राज्यों को अधिकार था कि राज्य चाहे तो अपने देश में
6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने सन 2002 में एक संविधान संशोधन किया और संविधान संशोधन था 86वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया और उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था लागू कर दी गई। तो दोस्तों यह पारित किया गया, हालांकि यह शिक्षा का अधिकार 2009 में लागू हुआ है। इस बात का भी उल्लेख आप कर लेंगे यहाँ पे कि शिक्षा का अधिकार दिया तो गया था 2002 में, लेकिन इसे लागू करने का दायित्व तो निभाया गया वह 2009 में दिया गया। अर्थात आज भारत में हर भारत के 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा निःशुल्क भी है और शिक्षा अनिवार्य भी है। तो दोस्तों हमारा यह अनुच्छेद 21 था और मैं यहाँ यह भी उल्लेखित कर दूं कि जब हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात पढ़ते हैं तो राष्ट्रीय आपातकाल के अंतर्गत दोस्तों अनुच्छेद 20 की महत्ता को देखते हुए और अनुच्छेद 21 की महत्ता को देखते हुए इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी मौलिक अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है, उसके बावजूद भी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता है। दोस्तों मैं बता दूं कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 बेहद महत्वपूर्ण आर्टिकल है और दोनों को मैंने विस्तृत रूप में पढ़ाने का प्रयास किया है और इसका संबंध आगे की परीक्षाओं में बहुत ज्यादा होता है। इसलिए आप वीडियो को धैर्यपूर्वक देखें, कंप्लीटली देखें और देखकर आप यह महसूस करें कि यह वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस भी करें तो आपको लगेगा, जब प्रैक्टिस सेट में पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना अधिक बार इससे पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि जब मैं जो है कि राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ाऊंगा, नेशनल इमरजेंसी का सिलेबस लेकर आऊंगा तो उसमें और डिटेल फॉर्म में पढ़ाऊंगा कि कब मौलिक अधिकारों को वंचित किया जा सकता है, कब कब किया गया है, कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाई गई है, कितनी बार मौलिक अधिकारों को समाप्त किया गया है, कब अनुच्छेद 21 को कुचला गया था या अनुच्छेद 20-19 में क्या परिभाषा दिया गया है। इन सभी बातों का उल्लेख मैं करूंगा जब हम अपने देश में आपातकाल के सिलेबस को पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों यह अनुच्छेद 20 और 21 का व्यापक और विस्तृत व्याख्या थी। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आप हमारे वीडियो को पूरा देखें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।